Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In the last video we have discussed about the DNA replication. In this video we will discuss about RNA, and here we are discussing a very important chapter of class 12th, molecular basis of inheritance. So here what is RNA and what are different type of RNA. So firstly RNA. RNA is also a polymer. RNA भी एक polymer है. So it is a polymer of ribonucleotide. RNA is the polymer of ribonucleotide. अब यहाँ पे राइबो वर्ड क्यों आया है? ये राइबो वर्ड यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि RNA में जो शुगर होती है वो होती है राइबोज शुगर. तो इसकी वजह से यहाँ पे ये जो टर्म आई है वो आया है राइबोन्यूक्लियोटाइड. राइबोन्यूक्लियोटाइड का मतलब यहाँ पे भी फॉस्फेट शुगर और नाइट्रोजन बेस होता है और वो मिलके पॉलीमर बनाते हैं और इसी पॉलीमर को आरएनए बोला जाता है. अब यहाँ पे शुगर कौन सी है? राइबोस. ये हम अभी पढ़ चुके हैं. राइबोस शुगर है, पेंटोज शुगर है. नाइट्रोजन बेसेस कौन कौन से हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल. नाइट्रोजन बेसेस कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल. ये सारे नाइट्रोजन बेसेस आरएनए में प्रेजेंट होते हैं. जर्नली अगर हम देखें आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है. जर्नली आरएनए क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड है. सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब अगर क्वेश्चन में आपको कोई दिया हुआ हो और वहां पे क्वेश्चन में कहीं भी ये मेंशन ना हो कि आरएनए डबल स्टैंडर्ड है या सिंगल स्टैंडर्ड है, तो नॉर्मली आपको आरएनए को सिंगल स्टैंडर्ड मान के ही चलना है. तो आरएनए हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड होता है. बट इन फ्यू वायरसेस इट इज डबल स्टैंडर्ड, बट रेयरली डबल स्टैंडर्ड होता है. एंड इट इज डबल स्टैंडर्ड इन फ्यू वायरस लाइक रियो वायरस में या कुछ वायरसेस में ये डबल स्टैंडर्ड हो सकता है. अब अगर हम बात करें आरएनए की, तो आरएनए पे जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव. नेगेटिव चार्ज होता है फॉस्फेट की वजह से. नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? फॉस्फेट की वजह से. तो डीएनए और आरएनए में एक बात कॉमन है कि दोनों ही नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि दोनों के पास फॉस्फेट है, और इसी के साथ साथ इनका एसिडिक नेचर भी होता है. और एसिडिक नेचर होने का क्रेडिट भी किसको दिया जाता है? फॉस्फेट को. तो फॉस्फेट की वजह से आरएनए नेगेटिवली चार्ज और एसिडिक इन नेचर एज डीएनए की तरह ही. क्लियर? अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाए कि चार्गफ रूल आरएनए पे अप्लाई होता है कि नहीं, तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन हो तो आरएनए को हमें सिंगल स्टैंडर्ड मान के चलना है. और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो, चार्गफ रूल अप्लाई नहीं होता है. चार्गफ रूल तभी अप्लाई होगा जब वहां पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए होगा. अगर क्वेश्चन में गिवन हो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, इस पे क्या चार्गफ रूल अप्लाई होता है? बिल्कुल होता है. अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस आपको मिलेंगे और आप उस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर निकाल पाओगे. तो ये बात ध्यान रखनी है कि चार्गफ रूल नॉर्मल अगर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है तो उस पे अप्लाई नहीं होता है. अब आरएनए दो टाइप का होता है. आरएनए को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं: जीनोमिक आरएनए या जेनेटिक आरएनए एंड नॉन जेनेटिक आरएनए. जेनेटिक आरएनए एंड नॉन जेनेटिक आरएनए. जेनेटिक आरएनए या जीनोमिक आरएनए. अब अगर हम देखें, मान लीजिए अगर हमारी बॉडी की कोई सेल है, या अगर हम बोलें कि हमारी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल क्या है, उस सेल को अगर निकालें तो उसमें डीएनए भी होगा और आरएनए भी होगा, दोनों चीजें होंगी. तो जब डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ हों,
जब डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ हों तो हम क्या बोलेंगे, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। वी कैन नॉट कंसीडर आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। हम आरएनए को कभी भी जेनेटिक मटेरियल कंसीडर कर ही नहीं सकते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देने वाली। ये बात पहले भी कई बार रिपीट हो चुकी है। वहीं अगर हम बोलें कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म की सेल में डीएनए है ही नहीं, केवल उसके पास आरएनए है, तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे आरएनए ही उसका जेनेटिक मटेरियल होगा। तो जब आरएनए को जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में देखा जाए या कंसीडर किया जाए, क्योंकि वहां पे डीएनए प्रेजेंट नहीं है, ऐसा आरएनए ही जेनेटिक आरएनए या जीनोमिक आरएनए होता है। सो when RNA acts as genetic material, when RNA acts as genetic material, the kind of RNA is genetic RNA, genomic RNA. अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है उसी को ही जीनोमिक या जेनेटिक आरएनए बोला जाता है। नाम से पता चल रहा है। इसको नॉर्मली अगर हम लिखते हैं तो जीआरएनए भी लिख सकते हैं। किस किस में होता है? Examples, some viruses or few viruses like reovirus, tobacco mosaic virus, QB virus, very important. All these examples are very important and they will framed as a question. एक question की form में frame हो सकते हैं। पोलियो वायरस, HIV वायरस, तो ज़्यादातर वायरसेस में आरएनए को जेनेटिक मटेरियल की तरह कंसीडर किया जाता है, या जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि उनके पास डीएनए नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए। नॉन जेनेटिक आरएनए जैसे हमारी बॉडी, तो हमारी बॉडी में जहाँ पे डीएनए बैठा है तो हम बोलेंगे कि भाई आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट नहीं करवाएंगे, केवल डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करेगा। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डीएनए के पास हमारी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन कैद होती है। अगर हमारी बॉडी की कोई भी इंफॉर्मेशन निकालनी हो तो डीएनए से निकाल सकते हैं, बट अगर कैरेक्टर के एक्सप्रेशन की बात आएगी तो आरएनए की जरूरत पड़ती है। कैरेक्टर के एक्सप्रेशन की अगर बात आएगी तो आरएनए की जरूरत पड़ती है। तो हमारी बॉडी में कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए आरएनए जरूरी है। अब अगर आरएनए की बात आ रही है और उसको जेनेटिक मटेरियल की तरह नहीं माना जा रहा है तो उसको हम कहेंगे नॉन जेनेटिक आरएनए। क्या बोलेंगे उसको? नॉन जेनेटिक आरएनए। ये 3 टाइप का है, टीआरएनए, mRNA एंड rRNA, mRNA एंड tRNA। ये 3 टाइप का है। RMT। R राइबोसोमल, R stands for राइबोसोमल, R stands for राइबोसोमल। T stand और M stands for messenger and T stands for transfer, T stands for ट्रांसफर। तो यहाँ पे नाम हमें ध्यान रखना है कि अगर T लिखा हुआ है तो ट्रांसफर आरएनए, M लिखा हुआ है तो मैसेंजर आरएनए, R लिखा है तो राइबोसोमल आरएनए। तो आरएनए की हमारे पास 3 टाइप्स हो गई, टीआरएनए, एमआरएनए एंड आरआरएनए। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द आरएनए? आरआरएनए, आरआरएनए का क्या फंक्शन है? जैसा कि हमें नाम समझ में आ रहा है, राइबोसोमल, तो ये हमें डायरेक्टली समझा देगा कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाने के काम में आते हैं। राइबोसोम की लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट को बनाते हैं, क्योंकि राइबोसोम का स्ट्रक्चर किससे बन रहा है? किससे बन रहा है? आरआरएनए से बन रहा है। दे फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए के पास मैसेज होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इसके पास ही ऐसा मैसेज होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा। सो इट हैज अ मैसेज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। एमआरएनए के पास मैसेज है प्रोटीन सिंथेसिस का। और टीआरएनए, ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन सिंथेसिस में जो अमाइनो एसिड की चेन बनाने के लिए अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करेगा वो कौन है? वो है टीआरएनए। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि राइबोसोम अल्टीमेटली प्रोटीन ही बनाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा। एमआरएनए के पास मैसेज है प्रोटीन सिंथेसिस का, और टीआरएनए अमाइनो एसिड को लेके आ रहा है प्रोटीन बनाने के लिए। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें
कि जब आरएनए नॉन जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है तो इसका काम होगा प्रोटीन को बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन टेक्निकल वर्ड है, आगे पढ़ेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे नॉन जेनेटिक आरएनए के फंक्शन ये होते हैं। नाउ अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, आरएनए से रिलेटेड बात आपको समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमने ये बोला कि जो आरएनए है, हमने क्या बोला कि ये जो आरएनए है ये प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। आरएनए ट्रांसलेशन में मदद करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। अब हमें ये पता है कि अगर प्रोटीन सिंथेसिस होना है, अगर प्रोटीन को बनना है या प्रोटीन सिंथेसिस होना है तो अमाइनो एसिड का पॉलीमर या चेन बनानी होगी। अब यहां पे प्रोटीन को हम दो नाम से जानते हैं, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, या इसका एक और नाम हम दे सकते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड का पॉलीमर है। प्रोटीन क्या है? पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड बोल सकते हैं। नाउ हमें ये पता है कि जब बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ेंगे, ये बहुत सारे अमाइनो एसिड जब जुड़ेंगे तो ये चेन बनेगी और इसी को हम बोलते हैं पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। अब यहाँ पे प्रोटीन को बनाने के लिए 20 में से 20 अमाइनो एसिड में से कौन सा अमाइनो एसिड पहले आएगा? प्रोटीन को बनाने के लिए इन 20 अमाइनो एसिड में से कौन सा अमाइनो एसिड पहले आएगा, सबसे पहले आके अरेंज होगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, ये डिसाइड कौन करेगा? यानी कि अगर हम बोलें कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं और इनका नंबर है 20, इन 20 अमाइनो एसिड में फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिन, मीथियोनिन, टायरोसिन, एलानिन, एलानिन, फिनाइल एलानिन, लाइसिन, एक्सेट्रा एंड सो ऑन। बहुत सारे अमाइनो एसिड है। अब यहाँ पे इस प्रोटीन को बनाने के लिए कौन सा अमाइनो एसिड पहले आएगा, ये डिसाइड कौन करेगा? क्योंकि डिसाइड करना तो बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी आगे जुड़ जाएगा तो कोई कुछ भी बनेगा, कुछ भी तो नहीं बनता। स्पेसिफिसिटी होती है। अब यहाँ पे इस चीज़ का डिसीजन लेने वाला होता है mRNA। इस चीज़ का डिसीजन लेने वाला होता है mRNA। mRNA के पास प्रोटीन सिंथेसाइज करने का मैसेज होता है। mRNA के पास प्रोटीन को बनाने का मैसेज होता है। वो प्रोटीन को बनाने का मैसेज कैसे होता है ये समझना है। इस mRNA पे बहुत ध्यान से समझना, इस mRNA पे 3-3 के सेट में, इस mRNA में 3-3 के सेट में नाइट्रोजन बेस अरेंज होते हैं। तो AUG, फॉर एग्जाम्पल GGG, CCC फॉर एग्जाम्पल। इस mRNA पे 3-3 के सेट में नाइट्रोजन बेस होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजन बेस। यहाँ पे AUG, GGG, CCC यानी कि 3-3-3 का सेट बना हुआ है। ये 3 का सेट, ये 3 का सेट, ये 3 का सेट। अब इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो 3 का सेट यहाँ पे बना हुआ है, इन 3 के सेट को बोला जाता है कोडॉन। तो ये वाला भी कोडॉन, ये वाला भी कोडॉन, एंड दिस वन इज ऑल्सो कोडॉन।
ये तीनों कोडॉन है, ऐसे और भी कोडॉन है। तो mRNA पे कोडॉन होते हैं, mRNA पे क्या होते हैं, कोडॉन। अब ये जो कोडॉन है इनका काम है कोड करना, इसका भी काम है कोड करना, इसका भी काम है कोड करना, और इसका भी काम है कोड करना। अब नेचुरली इस mRNA पे कोडॉन क्या कोड करेंगे, ये कोड करेंगे अमाइनो एसिड को, कि यहाँ पे कौन सा अमाइनो एसिड पहले आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। सो यहाँ पे ये कोडॉन कोड करते हैं अमाइनो एसिड को, अमाइनो एसिड को, अमाइनो एसिड को। हर पर्टिकुलर कोडॉन एक पर्टिकुलर टाइप के अमाइनो एसिड को कोड करता है, कोई भी किसी को कोड नहीं कर सकता। एक पर्टिकुलर कोडॉन एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करता है, कोई भी किसी को कोड नहीं कर सकता है, ये बात याद रखनी है। क्लियर। मान लीजिए यहाँ पे AUG है, तो ये जो AUG है ये कोड करता है मीथियोनिन को, ये कोड करता है मीथियोनिन को। अब ये मीथियोनिन को कोड कर रहा है तो यहाँ पे नेचुरली मीथियोनिन आएगा, मीथियोनिन यहाँ पे आएगा, और इस मीथियोनिन को लाने वाला, इस मीथियोनिन को लाने वाला कौन है, इस मीथियोनिन को लाने वाला है tRNA। ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, इस मीथियोनिन को साइटोप्लाज्म से उठा के लाएगा। सो हियर tRNA इस मीथियोनिन को लेके आया। मीथियोनिन क्या है, अमाइनो एसिड है, इसको साइटोप्लाज्म से लेके आया, साइटोप्लाज्म में लेके आया और कहाँ पे ट्रांसफर करेगा, इस mRNA पे ट्रांसफर करेगा। पर करेगा कैसे ट्रांसफर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस tRNA के पास इस कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री है, और इस कोडॉन का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो क्या है, UAC। इस कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, UAC। क्लियर। अब इस कोडॉन का अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा UAC, इसका एंटी कोडॉन। तो यहाँ पे इस कोडॉन का जो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है वो UAC, इस UAC को हम क्या बोलेंगे, एंटी कोडॉन। ये एंटी कोडॉन यहाँ पे अटैच हो गया, और इस एंटी कोडॉन को अटैच करने का काम किया tRNA, और इसकी वजह से ही यहाँ पे मीथियोनिन भी आ गया। क्लियर। अब नेक्स्ट कौन सा अमाइनो एसिड आएगा ये डिसाइड करने वाला फिर से कोडॉन। मान लीजिए यहाँ पे GGG है, तो GGG जो कोडॉन है ये कोड करता है एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को, और ये कोड करता है ग्लाइसिन को। यहाँ पे ग्लाइसिन आएगा, ग्लाइसिन को लाने वाला फिर से कौन है, ग्लाइसिन को लाने वाला है यहाँ पे फिर से tRNA। tRNA के पास क्या है, इसका एंटीकोडॉन CCC, ये एंटीकोडॉन है CCC, ये एंटीकोडॉन आ गया। ये जो एंटीकोडॉन है, ये एंटीकोडॉन किसके पास है, tRNA के पास। तो हमने क्या समझा, यहाँ पे mRNA के पास कोडॉन है, tRNA के पास एंटीकोडॉन है, और यही tRNA अमाइनो एसिड को लेके आ रहा है। फिर हम बात करेंगे CCC की। CCC भी कोडॉन है, ये कोड करेगा एक अमाइनो एसिड को, ये कोड करेगा फिनाइल एलेनिन को, फिनाइल एलेनिन को कोड करेगा। फिनाइल एलेनिन को जो कोड करेगा तो यहाँ पे नेचुरली फिनाइल एलेनिन आएगा, इसको लाने का काम फिर से tRNA करेगा। tRNA के पास इस पर्टिकुलर कोडॉन का एंटीकोडॉन है GGG। तो इस तरीके से जब अमाइनो एसिड आते जाएंगे, इसी तरीके से क्या आते जाएंगे, अमाइनो एसिड आते जाएंगे, तो अमाइनो एसिड की चेन बन जाएगी। इसी को हम क्या कहेंगे, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। बट यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है, वो ये है कि यहाँ पे अब क्या होता है कि यहाँ पे mRNA ने अपना फंक्शन किया, tRNA ने अपना फंक्शन किया, यहाँ पे अभी भी rRNA बचा हुआ है। तो ये जो rRNA है ये इसकी लार्जर यूनिट, ये इसकी स्मॉलर यूनिट। अब ये जो rRNA है, rRNA
इस rRNA के पास कुछ स्पेशल RNA है, कुछ ऐसा RNA है जैसे 23S RNA या 28S RNA, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ सेल क्या है। तो ये जो RNAs हैं ये क्या करते हैं, ये इन अमाइनो एसिड्स को जोड़ते हैं और इनको जोड़ते हैं बॉन्ड बना के, यानी कि rRNA पर्टिकुलर sRNA से, rRNA पर्टिकुलर RNA से क्या बनवाता है, बॉन्ड बनवाता है। और ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो हर अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए, यानी कि मीथेनिन को ग्लाइसिन से जोड़ने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ग्लाइसिन को फिनाइल एलेनिन से जोड़ने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से चेन बनती जाएगी अमाइनो एसिड का। अब ध्यान क्या रखना है, ये जो चेन है अमाइनो एसिड की, इसी को हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड प्रोटीन। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड है, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड है। तो जब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड है तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड, और बहुत सारे अमाइनो एसिड के बनने की वजह से, चेन की वजह से इसको बोला जाता है पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि तीनों जो हैं ये इन्वॉल्व हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। एक के पास मैसेज है, एक के पास कोडॉन है, वो है mRNA। एंटी कोडॉन और अमाइनो एसिड का ट्रांसफर करने वाला tRNA, और अमाइनो एसिड को जोड़ के बॉन्ड बनाने वाला rRNA। तो इनका तीनों का इन्वॉल्वमेंट होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द RNA।